हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स लाइव भी आ चुके हैं स्क्रीन पे, जैसा मैं देख पा रही हूँ। बिपिन आ चुके हैं, सूरज आ चुके हैं, प्रहलाद आ चुके हैं, स्काइलर स्काइलर मुझे लगता है मैंने तो आपका नाम आज पहली बार देखा इस बैच में। उसके बाद पंकज आ चुके हैं, प्रशांत भी आ चुके हैं, अंशु जी आ चुकी हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग, आ जाइए फटाक फटाक से आइए, फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जब मैं आपकी फ्राइडे को ले रही थी उस टाइम मेरे इस कैमरा नहीं, सॉरी, जो ये होता वीडियो ऑफ, अभी भी वीडियो नहीं आ रही है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार? आकाश देखना, बच्चे कह रहे हैं वीडियो ऑफ है मैम। यहाँ से तो ऑन है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, आ गई। फिर इतने सारे बच्चे क्यों स्टार्ट कर बोल रहे हैं कि चलो। मैंने भी देखा, भी लाइव है। अरे बाबा, क्लास तो क्लियर है, आप लोग क्यों कमेंट कर रहे हो वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा? हाँ, क्लास तो एकदम सही चल रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में वीडियो ऑफ हो गई थी, वो तो मैं बता रही थी, लेकिन एक बच्चा कह रहा था मैम आज की क्लास भी नहीं चल रही है। अरे यार, कैसे काम चलेगा ऐसे? चलो सुनो, लास्ट क्लास में हम फ्राइडे को, अब सब कुछ क्लियर है, एकदम बढ़िया है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, मैंने फोन में भी देख लिया और मैंने टेक्निकल टीम से भी पता कर लिया, एकदम सब कुछ ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में ये हुआ था कि 35-40 मिनट के बाद मेरा जो OBS होता है ना, जिससे क्लास चलती है, वो ऑटोमेटिक अपडेट पे चला गया था, इसलिए आपका वीडियो ऑफ हो गया था, है ना। बाकी वीडियो वगैरह सब कुछ हो रहा है, सब क्लास एकदम सही चल रही है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, विष्णु आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, हीरामणि आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं। ठीक है, आ जाइए भैया फटाक से लाइव। अपन लास्ट क्लास में कहां थे? वैसे अगर उस दिन वो प्रॉब्लम नहीं होती तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसी दिन कंप्लीट हो चुका होता। चलिए कोई बात नहीं, अगर वो प्रॉब्लम हो गई थी तो कोई बात नहीं। अभी स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहां छोड़ी थी। बच्चा देखो, वीडियो कहां पे ऑफ हुआ था लास्ट क्लास में? जब हम लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट किए थे तब, याद है ना? मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन सारी पढ़ाती थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में फूड जैसे ही आता है तो लीवर और पेनक्रियाज अपना जूस ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जेजुनम और इलियम में न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो पोषक तत्व है जिनका डाइजेशन हो चुका है, जिनका पाचन हो चुका है, उनका क्या होता है? अवशोषण होता है जेजुनम और इलियम में। कहां पे होता है? तो जेजुनम और इलियम में हमारी उंगली नुमा जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिनको हम विलाय या हम माइक्रोविलाय कहते हैं, वहां पे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अब जितना भी सारा फूड है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो कहां जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लास्ट क्लास में यहां पे वीडियो ऑफ हो गया था बेटा, मैंने कहा ना OBS अपडेट पे चला गया था, बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ था। अच्छा है, अपडेट हो गया, बढ़िया है। चलो अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। सिर्फ 10-12 मिनट का चैप्टर बचा है, फिर आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूं जिस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन के
जब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो 1 से 1.5 मीटर तक होती है, जबकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है, वो कितने इंच का होता है, वो 3 इंच का होता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद देखो कैसी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो बच्चा कुछ ऐसी होती है आपकी बड़ी आंत। आप देख लीजिए, कुछ ऐसी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जब लंबाई देखोगे तो 1 से 1.5 मीटर, हाँ थोड़ी बहुत अगर किसी की हाइट ज्यादा है, 6 है और या फिर 5.25 हाइट, उनमें थोड़ा बहुत 1.6 1.7 मीटर तक भी जा सकती है, राइट। अब बात करते हैं बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे ना, ठीक वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आता है सिक्कम पार्ट। अब इसको हिंदी में भी सिक्कम बोलेंगे, ठीक है, सिक्किम मत कर देना, सिक्कम। और नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं हम कोलोन वाला पार्ट, सिक्कम कोलोन। और नंबर 3 पे जो आता है उसको हम कहते हैं रेक्टम पार्ट। बच्चों कभी कभी ना आपसे ना स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3, तो 3 3 6 हो गए टोटल। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है या कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का है, ऐसे करके कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूं कैसे होते हैं 3 पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सिक्कम वाला पार्ट। ये रहा, दिख रहा है ये वाला पार्ट। यहां पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जा रही, फिर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन आ रही, तो इसको बोलते हैं सिक्कम वाला पार्ट। फिर ये जो लंबी सी ट्यूब सी बन रही है ना, इसको बोलते हैं बच्चा कोलोन वाला भाग। देखो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोलोन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलोन होता है। और ये जो लास्ट में एक ऐसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा, इसको हम कहते हैं रेक्टम। इसको हम रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम का लास्ट वाला हिस्से को ही हम एनस, जिसको हम गुद्दा कहते हैं हिंदी में। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, सिक्कम कोलोन रेक्टम। 5 क्वेश्चन बनेंगे टोटल, यहां से 5 आप पढ़ लोगे तो मान लो आपका यहां से कोई पार्ट नहीं छूटने वाला है। सबसे पहला सुनो बच्चा, सिक्कम वाला जो भाग होता है ना, इस पार्ट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। सिक्कम वाले पार्ट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? किसको कहते हैं हम? अवशेषी अंग। मैं पढ़ा चुकी हूं कौन सा होता है और किसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है उसका नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आपके बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंग कहते हैं। टोटल कितने पढ़ाए थे मैम ने? 5 पढ़ाए थे, जिसमें से मैंने कहा था एक मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आपको लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन, और इस लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो सिक्कम वाला पार्ट है ना, इसी में देखो बच्चा कीड़े के आकार का, ये देखो कीड़े के आकार का ऐसा ऐसा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कीड़े के आकार का आपका अपेंडिक्स रहता है। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। अब आप कहोगे मैम पहले किस काम का था? पहले आप और हम सब लोग जब घास फूस वगैरह खाते थे ना, जब हम बंदर वगैरह हुआ करते थे, उस समय क्या होता था बच्चा, ये अपेंडिक्स इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम निकालता था जो घास फूस को पचाने का काम करता था। अब हम लोग घास फूस खाते नहीं है तो हमें उन एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, तो धीरे 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 इसमें एंजाइम्स का बनना बंद हो गया। इसलिए आज ये अपेंडिक्स है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है, ये आपका अवशेषी अंग बन गया है। अब बच्चों क्या होता है, कभी कभी इस अपेंडिक्स के अंदर सूजन आ जाती है। इसकी जो सेल्स होती है ना, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है। तो आपको कुछ राइट साइड में यहां पर आपको पेन होगा, बहुत तेज दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा अरे आपके अपेंडिक्स में सूजन आ गई है, आपकी अपेंडिक्स तो फूल रही है, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अपेंडिक्स फट सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इस अपेंडिक्स को काट के बाहर फेंक देता है।
छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, तो उसमें ऑपरेशन में आपका अपेंडिक्स काट के बाहर फेंक देता है। आपको कुछ दिन ऑपरेशन से टांके लगेंगे, उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब कुछ लोग अगर समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो अवॉइड करते हैं कि ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, तो अगर वो समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाते तो उनका अपेंडिक्स अंदर ही फट जाता है, तब वो डेंजर होता है। और अपेंडिक्स अंदर फटने से लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है ना, वो बाहर निकल जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन से उसकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वहां का पूरा पार्ट ये धीरे धीरे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को भी खराब कर देता है, तब वो खतरनाक बन जाता है। इसलिए कभी भी आपको लोअर एब्डोमिनल में राइट साइड बहुत ज्यादा दर्द हो, ऐसा दर्द होगा इसका कि कोई आपको सुई चुभ हो रहा है, अगर ऐसा पेन हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके अपेंडिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। राइट बच्चों, तो आपसे पूछेगा अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, आपको बताना है लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के किस वाले हिस्से में, तो सिक्कम वाले हिस्से में पाया जाता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो सिक्कम और कॉलोन वाला हिस्सा होता है ना, ये जो सिक्कम और कॉलोन वाला, इन दोनों हिस्सों में इनको कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। इनको हाउस ऑफ बैक्टीरिया का नाम भी दिया जाता है। ये जीवाणुओं का घर माना गया है। आपसे पूछ लेना कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से हिस्से हैं जिनको हम जीवाणुओं का घर बोलते हैं या हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, तो आप बताओगे बच्चा वो सिक्कम और कोलोन है। क्यों कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। और आप याद करो, मैम ने पढ़ाया था आपको, बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बीमारियां करते हैं, अच्छे वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये थोड़े अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, यहां पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। अब मैम ये बैक्टीरिया क्यों होते हैं, बच्चा कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका। ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन से बैक्टीरिया, तो आप बताओगे ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि ई कोलाई जीवाणु। अब ये बैक्टीरिया क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम होगा इसका, तभी तो यहां पे होते हैं। ये बैक्टीरिया जो भी पीछे से क्या आया, आपका अनडाइजेस्टेड फूड आया। बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा वो अनडाइजेस्टेड ही होगा, क्योंकि डाइजेस्टेड खाने का तो अवशोषण हो गया, उसका तो क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया। तो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर बैक्टीरिया पनप जाते हैं और उस अनडाइजेस्टेड फूड को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, और सड़ने और गलने के बाद ये बन जाता है फेसिस, या हम इसको बोलते हैं वेस्ट फूड बन जाता है, ये अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, ये मल बन जाता है बच्चा। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ये जीवाणु पनप जाते हैं, या ये जीवाणु उसके अंदर लग जाते हैं और उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, अब बच्चा कुछ ना कुछ तो इसका फायदा होगा। देखो ये बैक्टीरिया, एक तो इनको रहने को घर मिल गया, घर है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घर मिल गया। दूसरा, ये ना इस अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। तो आप सोचो, बैक्टीरिया को घर भी मिल गया, फूड भी मिल गया, फायदा हो रहा ना बैक्टीरिया का। और बदले में ये हमें क्या देते हैं बैक्टीरिया, तो एक तो ये काम करते हैं, और दूसरा इन बैक्टीरिया के बॉडी में बनता है एक विटामिन। कौन सा विटामिन, विटामिन के। तो ये विटामिन के बना के हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, हम लोगों को दे देते हैं। अब आप खुद सोचो बच्चा, इसको हमने घर दिया, इसको हमने खाना दिया, इसने बदले में क्या दिया, हमें विटामिन के दिया। और दो ऐसे अलग अलग प्रजाति के जीव, हम लोग इंसान हैं, ये बैक्टीरिया है, अलग अलग हो गए ना, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। बायोलॉजी में ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। हिंदी में हम कहते हैं सहजीवन संबंध, यानी कि साथ में रह के जीवन यापन करने वाले और एक रिलेशन में रहने वाले। ये ऐसा रिलेशन है
जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। हमें विटामिन के मिल गया, इसको घर और खाना मिल गया। अब आप कहोगे मैम ये सारा खा जाता है क्या? भैया बैक्टीरिया है, बहुत छोटा है, नेक्ड आंखों से तो आप देख भी नहीं सकते बैक्टीरिया को, तो ना के बराबर खा लेता है ये। ठीक है, तो अब क्या बन गया, अब जो भी आपने खाना खाया था उसमें से डाइजेशन के बाद, अब्जॉर्प्शन के बाद अब वेस्ट फूड बन गया। अब क्या बन गया? वेस्ट फूड बन गया। अब ये वेस्ट फूड कहां पे? तो इस कोलोन में आता है, और कोलोन वाले भाग के अंदर क्या होता है? कोलोन वाले भाग का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। इसका काम होता है बच्चा वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि पीछे से जो भी आपने खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद जो आपने पानी पिया था, उस पानी का अवशोषण करना। इस हिस्से में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बच्चा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और साथ में इसी हिस्से में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो आप कम मात्रा में खाते हो, ट्रेस अमाउंट में लेते हो, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे फास्फोरस वगैरह आपके बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है। और अब धीरे धीरे देखो बच्चा, यहां से गया वेस्ट फूड, इस हिस्से में पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया। जो भी आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाए थे, जो कम मात्रा में ट्रेस अमाउंट में खाते हो, वो सारे यहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो वेस्ट फूड है वो यहां से होता हुआ कहां पे आएगा? इस रेक्टम में आएगा। इस रेक्टम में, रेक्टम के अंदर क्या होता है? रेक्टम ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। पाउच का मतलब देखो बच्चा, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी रेक्टम, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और ये रेक्टम का लास्ट वाला हिस्सा है, इसी को एनस कहा जाता है। इस पाउच में क्या होता है? तो यहां पर कुछ समय के लिए वेस्ट फूड स्टोर होता है, और बाद में इस एनस के द्वारा आप वेस्ट फूड को एक्सक्रीट आउट कर देते हो। जो भी फेसिस बना, जो भी मल बना, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ बना, वो एनस के थ्रू आप क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। और बच्चा आप खुद सोचो, जब मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से, और खत्म कहां पे होके आता है? एनस यानी गुद्दे पे। एनस क्या होता है? रेक्टम का लास्ट वाला हिस्सा ही एनस कहलाता है। और रेक्टम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होके एनस पे खत्म हो जाता है। माउथ से आपने न्यूट्रिएंट को लिया और यहां से आपने वेस्ट फूड को रिमूव कर दिया, और इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। मैंने कहा था ना, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एनस तक आ जाए तो समझना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज। इसमें जो जो नाम देख रहे हो वो सब पढ़ चुके हो आप, A to Z सब पढ़ चुके हो। ऐसा कोई नाम नहीं है जो आपको, जिससे आप वाकिफ नहीं हो आज। ये सब पढ़ चुके हो बच्चा। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। ये लो, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली सुन लो कैसे क्वेश्चन आएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के किस हिस्से में अपेंडिक्स होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप बहुत कम मात्रा में खाते हो, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा माइक्रो कौन सा होता है, मैक्रो कौन सा होता है। उनका अब्जॉर्प्शन होना और पानी का अब्जॉर्प्शन। अगर पूछे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, विलाई में होता है। ठीक है, पानी का कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाली ट्यूब में, जो ट्यूब जैसा कोलोन होता है ना, उसके अंदर होता है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया किसको कहते हैं? आप कहोगे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों हिस्सों के अंदर रहते हैं बैक्टीरिया, जिनका काम क्या है? ये काम है। और ये कैसे रिलेशन में रहते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, यानी कि इनका भी फायदा और हमारा भी फायदा। हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ये कभी भी। अगर नुकसान पहुंचा रहे होते तो क्यों होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ देख लीजिए आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपका काम है आपका
क्या काम है आपका? काम है बच्चा अब क्वेश्चंस लगाना। विष्णु कह रहे हैं मैम हिंदी में तो बोलो। विष्णु मैंने सब कुछ हिंदी में बोला है, इसको 5 बार बोला है। हाउस ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणुओं का घर। सिम्बायोटिक रिलेशन की हिंदी लिख दी है, ठीक है। विटामिन के को हिंदी में विटामिन के ही लिखा जाता है। सब कुछ मैं हिंदी में पढ़ाती हूं। ओके, हाँ जी, ठीक है। आपका काम है टेस्ट सीरीज वाली एप्लीकेशन पे जाना और वहां पे टेस्ट लगाना। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके मैं दे दूंगी टेक्निकल टीम को। कल या परसों में आप टेक्निकल टीम को फोन कर लेना और पूछ लेना कि टेस्ट कैसे दें, वो बता देंगे आपको। ठीक है बच्चा, पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चा, चैप्टर के क्वेश्चंस आप लगा लोगे। जो कैरियरविल की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन है ना, वहां पे जाओ, वहां पे बायोलॉजी के सेक्शन में जाना, उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स, वो चैप्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो खत्म। कोई डाउट है किसी भी टाइप का? अगर है भी तो नोट कर लेना, मैं डाउट क्लास भी लूंगी आपकी, ठीक है। जैसे ही आपके 3-4 चैप्टर हो जाएंगे ना, 25-30 क्लास हो जाएंगी, तो आपके मैं डाउट क्लास भी लूंगी। चलो अब स्टार्ट करती हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर इसका दुगुना नहीं, इसका 3 गुना बड़ा चैप्टर है। अगले चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 15 से 16-17 क्लास लगेंगी मेरी। हाँ चलो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख रही हूं मैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था? अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चा, लेकिन जिस दिन आप पढ़ लोगे ना, उस दिन आपका ना ये मानना 2 नंबर के क्वेश्चंस तो आपने पक्के कर लिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और भर भर के आते हैं, और भर भर के आते हैं। अब सुनो, सबसे पहले रेक्टम के अंदर कुछ नहीं होता है। कुछ देर के लिए जो वेस्ट फूड है वो स्टोर होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, बाद में आप उसको रिमूव कर देते हो, है ना। ठीक है बच्चा, अब सुनो सर, अरे बता देंगे आपको क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, आपको टेस्ट कैसे लगाने हैं। 1-2 दिन का समय दो, अपलोड हो जाने दो, आपको बता देंगे। मैं आपको डेमो देके बता दूंगी क्लास में कि कैसे आपको टेस्ट लगाना है, डोंट वरी, है ना। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, पहले बहुत ध्यान से सुनना। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन, ऐसे अंग जिनके अंदर सेम सा काम होता है, यानी कि एक जैसे से काम करने वाले ऑर्गन्स का एक ग्रुप है। अब क्या काम करते हैं? वो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं, वो हमारे बॉडी में परिसंचरण का काम करते हैं। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बार बार ऐसे रोटेट होना, इसी को बोलते हैं हम सर्कुलेशन, इसी को बोलते हैं हम परिसंचरण। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बच्चा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है सुमित। पेप्सिन पेट में बनता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करता है, ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में बनता है और वो कंप्लीट करता है। सुमित आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना, जब मैंने पढ़ाया था तो ध्यान से नहीं पढ़ा ना आपने। चलिए सुनिए, मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया। आपको डाउट है तो आप लिख देना, लिख के रख लेना, मैं डाउट क्लास लूंगी उस दिन पूछ लेना, ठीक है। सुनो, अब पढ़ते हैं, आप चैप्टर पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में किसका काम करते हैं, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करवा रहे हैं, या तो सर्कुलेशन का काम करवा रहे हैं या सर्कुलेशन के काम को होने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। और जब बात करते हैं बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन से बना हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 4 ऑर्गन से। पहला हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। आपसे पूछ ले किस सिस्टम का हिस्सा है, आप बताओगे ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव का हृदय सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अब मैम ये कैसे हेल्प करता है सर्कुलेशन में? ये ब्लड को पंप करके, आपका जो खून होता है ना, वो सारा आपके हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको पंप करके वापस फेंकता है ऐसे ऑर्गन्स के बीच में।
इसलिए हम ह्यूमन हार्ट को यानी कि हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। दूसरा बच्चा, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य का रुधिर या रक्त या खून। अब आप कहोगे मैम ब्लड क्या ऑर्गन होता है? साइंस कहती है ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये कैसी स्टेट में होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये तरल अवस्था में होता है। अब बच्चों, आपको कहीं पर भी चोट लगती है, यहां 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 खून निकलता है ना? क्यों निकलता है? क्योंकि खून 24 घंटे 7 दिन यहां से लेकर नीचे आपका जो अंगूठे वाला पार्ट है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता। इसीलिए तो हमने लिखा कि ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। खून 24 घंटे 7 दिन 24x7 ऐसे घूम रहा है आपके बॉडी में, लगातार घूम रहा है ऐसे। तो बच्चों, जब खून घूम रहा है तो खून के अंदर जितने भी सारी चीजें होंगी वो सारी घूम रही होंगी, बिल्कुल घूम रही होंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे खून क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। अब ब्लड को पंप करके घुमाता कौन है? तो वो हार्ट, इसीलिए हमने दोनों को यहां लिखा। और तीसरा ऑर्गन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है वो होती है हमारी ब्लड वेसल्स। वो क्या होती हैं? वो हमारी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। खून जिन पतली पतली नलियों के अंदर हमारे बॉडी में घूमता रहता है, उन नलियों को डक्ट या वेसल्स कहते हैं। आप देखो बच्चा, आपके हाथ पांव पे आपको ये दिख रही है ना नलियां पतली पतली, इन्हीं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। खून ना इस तरीके से हमारे बॉडी में ऐसे पतली पतली डक्ट के अंदर, नलियों के अंदर घूमता रहता है। और इन्हीं डक्ट्स को, इन्हीं नलियों को हम ब्लड वेसल्स, इनको हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं, जो रक्त के वाहन में हेल्प करती हैं। सचिन बेटा, आपका कमेंट दिख रहा है लेकिन बाद में रिप्लाई करेंगे, ओके। और 4th नंबर पे आता है बच्चा लिम्फ। लिम्फ, लिम्फ को हिंदी में बोलते हैं हम लसिका। अब आप बोलोगे मैम ये लिम्फ क्या होता है? आप बोलोगे लिम्फ क्या होता है? खून के जैसा होता है, खून लाल होता है, और खून में से आरबीसी हटा दोगे तो लालपन हट जाता है, बाकी का जो पार्ट बचता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। खून जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? एक बार फिर से सुन लो। क्या क्या मैंने कहा? सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है या किसी चीज को सर्कुलेशन करवा रहा है। और कितने ऑर्गन्स पढ़ने हमें यहाँ पे? बेसिकली 4। पहला हमारा हार्ट, दूसरा हमारा ब्लड, तीसरा हमारा ब्लड वेसल्स, और चौथा लिम्फ यानी कि लसिका। खून जैसा ही लिम्फ होता है, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन खून और लिम्फ दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। अगर सेम ही होते तो फिर दोनों अलग अलग क्यों बने होते? पॉइंट समझ में आ गया? चलो, आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो बच्चा, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, आप पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हो बच्चा? स्टडी करते हो। परिसंचरण तंत्र के बारे में आप अध्ययन करते हो, आप स्टडी करते हो। तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ते हो? तो आप साइंस की एंजियोलॉजी ब्रांच पढ़ रहे हो। आपने कभी सुना है क्या फलाना इंसान है वो एंजियोलॉजी से पीएचडी कर रहा है? नहीं सुना है तो मैं आपको बता दे रही हूं। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिस ब्रांच के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैं आपको 15 से 17 से 18 घंटे पढ़ाने वाली हूं, लेकिन जो एंजियोलॉजी में पीएचडी वगैरह करते हैं वो तो 3-4 साल पूरी ब्रांच यही पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा? और क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि इस ब्रांच के जनक कौन है, इस ब्रांच के पिता कौन है? तो बच्चा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैं पढ़ाने वाली हूं, ये सबसे पहले पूरी दुनिया को किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। कब? तो बच्चा 1628 में। इसलिए हम इनको
फादर ऑफ एंजियोलॉजी या फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई? मैंने कहा जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हो तो आप बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच, एंजियोलॉजी, तो मैं ये कहूं मैं आपको एंजियोलॉजी पढ़ा रही हूं या मैं ये कहूं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूं, आप समझ गए होंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ब्रांच पे काम करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? विलियम हार्वे। इसीलिए विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एज वेल एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी कहते हैं। हिंदी में एंजियोलॉजी ही लिखा जाएगा। ओके, चलो ये बात होगी। अभी अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो पूरा ओवरव्यू दे रही हूं आपको कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए चैप्टर का। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कितने टाइप का होता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। कैसे? इसके एग्जाम्पल्स मेन है और एग्जाम्पल ही एग्जाम में आते हैं। ह्यूमन यानी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप ओवरऑल पढ़ लो, जैसे हमारे की तो बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझो मैम लार किस चीज की बनती है? कृष्णा आपने पढ़ी है क्लास में, एक एक चीज पढ़ा है। लार में पानी होता है, लार में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, दो एंजाइम होते हैं। अब बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्या? तो आप लोग कमेंट करने में रह जाते हैं, मैम बुक के बारे में बता दो, मैम टेस्ट सीरीज कैसे लॉग इन करें। ये सब बातें करने से अच्छा है बढ़िया से पढ़ा करो। बहुत अच्छे से पढ़ा है कृष्णा, लार का कंपोजिशन लिख लिख के एक एक चीज, है ना। आप थोड़ी ना बार बार पढ़ाएंगे। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? और फिर भी कोई डाउट है तो डाउट क्लास में पूछना अब आप, ठीक है। पहला होता है बच्चा जिसको आप बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने ओपन CS लिख दिया, पूरा लिखना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में इसको बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो दूसरे टाइप पे आता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड CS, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है इस धरती पर, एक ओपन एक क्लोज। अब क्या होता है ओपन, क्या होता है क्लोज, और किस में ओपन होता है और किस में क्लोज होता है, एग्जाम्पल्स आर मेन। सुनो बच्चा, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर खून पैक होके घूम रहा है, किसमें? इन पतली पतली नलियों के अंदर। ये देखो, ये पहली नली, ये दूसरी नली, ये तीसरी नली, और इन नलियों के अंदर इस तरीके से खून पैक होके घूम रहा है, बंद होके घूम रहा है खून। तो बच्चा इस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो खून, जो ब्लड है, वो किसके थ्रू, आप बताओगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू घूमता रहता है। यानी कि जो आपका खून होता है वो किस में पैक रहता है, किस में बंद रहता है? वो ब्लड वेसल्स में बंद रहता है, वो रक्त वाहिकाओं में बंद रहता है। खून पैक हो गया ना, बंद हो गया ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो ह्यूमन बॉडी। आप खुद सोचो, हमारा खून किसके अंदर है? हमारा खून इन पतली पतली नसों के अंदर, इसको आम भाषा में आप नस बोलते हो, इन ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता रहता है। आपको कभी चोट लगेगी ना तो ये ब्लड वेसल फटेगी, तब खून बाहर आएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी तरफ देखो, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है और खून डायरेक्टली ऐसे ऑर्गन्स के बीच में पड़ा है, ऐसे ऐसे। मान लो यहां एक ऑर्गन है, यहां ऐसे खून घूम रहा है, खून पैक नहीं है, ओपन है, खुला पड़ा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं और आप कभी कोशिश भी करना इसको देखने का। कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच को पकड़ना, उसको उल्टा पटक देना। उल्टा पटकोगे तो आप ऐसे देखोगे कॉकरोच के अंदर ऐसे उसका खून ऊपर से नीचे आ रहा है,
फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। में कहीं पर भी ऐसे हम देखते हैं तो हमारा खून दिखता है क्या? नहीं ना। जब ये यहां से कोई ब्लड वेसल फट जाएगी, कोई आपकी आर्टरी वेन ये फट गई यहां से, तब आपका खून दिखेगा, तब आपको चोट लग गई, इसका मतलब खून बाहर निकलेगा। समझ में आ गई? तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? हमारा क्लोज्ड है। और साथ में लिख लो एनिमल्स, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। इसका एग्जाम्पल नहीं पूछता है, इसके एग्जाम्पल्स मेन है। इसके उदाहरण लिखो। पहला है कॉकरोच। कॉकरोच से टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी में, मैं सारे करवा दूंगी आपको। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा लिख लेना। दूसरा लिखो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को भूतिया मछली बोलते हैं। तीसरा लिखो यहां पर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब हो गया कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े बच्चा, ठीक है। चौथा लिख लो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब हो गया तितली। और पांचवा लिख लो स्नेल। स्नेल का मतलब होता है घोंगा, घोंगा। इन पांचों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का है? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका मतलब इनका खून किसी भी टाइप की ब्लड वेसल्स के अंदर पैक नहीं है, सीधा ही ऑर्गन्स के बीच में ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। जबकि हमारा खून इनमें पैक होके घूमता है। तो अब बताओ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है बच्चा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण तंत्र है। हाँ जी, समझ में आई मेरी बात? सबको आ गई होगी इतनी बात समझ में? चलूं आगे। मैंने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? 4। आपसे पूछ ले ब्लड कौन से सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। लीवर कौन से सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। सलाइवरी ग्लैंड कौन से सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपसे पूछ ले ब्लड कौन से सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का। और आपसे पूछ ले कितने टाइप के सिस्टम हैं? 2 एग्जाम्पल पूछ ले, बटरफ्लाई तितली घोंगा और कीड़े मकोड़ों में और ऑक्टोपस में और तिलचट्टे का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, चले अब आगे। आइए अब हम पढ़ेंगे, जब 4 ऑर्गन्स पढ़ लेंगे ना, ब्लड के बारे में, हम हार्ट के बारे में, और हम किसके बारे में बच्चा? लिम्फ के बारे में, और हम यहां पर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जिसको पढ़ने में 15 से 17 के क्लासेस बीच में आप लगने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड, मानव का रक्त। अब आप बोलोगे मैम ह्यूमन ब्लड क्यों लिखा है? खून तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जानवर सब में होता है ना, हमें किसका पढ़ना है? हमें हमारा ब्लड पढ़ना है। इसलिए मैंने लिखा मानव रुधिर, इसलिए मैंने लिखा ह्यूमन ब्लड। हमें इस तरफ हमारे ब्लड के बारे में पढ़ना है, बाकी हमें किसी के खून से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो जब हमारे ब्लड के बारे में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ब्लड होता क्या है, कैसे बनता है, कहां बनता है, कितना होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब आप ब्लड के बारे में स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, तो कौन सी ब्रांच में करते हो? टू स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है बच्चा जिसके अंदर आप ब्लड के बारे में पढ़ते हो। जैसे अभी मैंने बताया एंजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलो अगर ऐसा कोई इंसान जिसने हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाई करी है,
वो आगे चलकर डॉक्टर बनता है ब्लड स्पेशलिस्ट, और उनको कहते हैं हम हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है कि जो हमारा ब्लड होता है वो कितना होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कितना ब्लड होना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज जब एक एडल्ट मेल की बात करते हैं, अडल्ट मेल के अंदर कितना होना चाहिए और अडल्ट फीमेल के अंदर, अडल्ट फीमेल के अंदर यानी कि लड़कों के अंदर और महिलाओं के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। जब बच्चा लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों में ऑन एन एवरेज 5.5 से 6 लीटर तक खून हो सकता है। जबकि हम लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर खून कम होता है। यानी कि लड़कियों के अंदर अगर 5 से 5.5 लीटर भी है ना, तब भी ठीक है बच्चा। ठीक है, आपने देखा होगा लड़कों का हेमोग्लोबिन यूनिट अलग आता है, लड़कियों का हेमोग्लोबिन यूनिट अलग आता है। सूरज आपको आंसर मिल जाएगा, टाइम के साथ आएगा, आगे बहुत अच्छे से मिलेगा सूरज। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं मैम लड़कियों के अंदर खून कम होता है इसीलिए वो खून पीती हैं क्या? अरे नहीं यार, ये तो हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां खून पीती हैं, जबकि बच्चा लड़कियों के अंदर खून कम होने का कारण क्या होता है वो सुनो। लड़कियों के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है 3 से 4 दिनों की। ठीक है, उसमें उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है जिसमें अंडा रिलीज होता है, उनका एग बाहर जाता है और उस एग को बाहर करने के लिए खून का फ्लो होता है, यानी कि खून भी बाहर निकलता है। इसीलिए लड़कियों के अंदर देखो, लड़की के लिए इतना कम नहीं है, लड़कों के मुकाबले में आधे से 1 लीटर ब्लड कम होता है, ऐसे बोलना आप। ठीक है बच्चा, क्योंकि लड़कियों के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जिसमें आपका खून बाहर निकल जाता है लड़कियों में, इसीलिए लड़कियों के अंदर खून थोड़ा सा कम होता है। ओके बच्चों, ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे तो 5 से 6 लीटर खून होना चाहिए, 5 से 6 लीटर खून आपके बॉडी में होना चाहिए। और साइंस कहती है, अगर ऐसे लीटर में नहीं काउंट करोगे तो साइंस कहती है कि आपके बॉडी का टोटल जो वेट है, आपका जो कुल वजन है, मुझे नहीं पता आपका कितना वजन है, उसका 7 से 8% ब्लड होना चाहिए। समझ गए आप कि आपके शरीर का जो कुल वजन है, जैसे आप 70 किलो के हैं, आप 80 किलो के हैं, तो आपके बॉडी का जो कुल वजन है, टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% होना चाहिए। बहुत सारी बुक्स में ओनली 8% होता है, मैं रेंज में लिखवा रही हूँ, 7 से 8 वाली रेंज आ जाए तो सही कर देना। इकलौता 7 ऑप्शन में आए तो 7 से ही कर देना, इकलौता 8 आए तो 8 से ही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट यह आता है कि हमारा जो ब्लड होता है ना, ये कहां बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कहां से आया है 5 से 6 लीटर खून, अब बाहर से तो कभी आप खून पीते नहीं हो, है ना, कभी पिया है क्या बाहर से खून? आज तो मैं 1 किलो खून पीने जा रहा हूं। हाँ, वो बात अलग होती है कि जब आप में खून की कमी होती है तो आपको डॉक्टर बाहर से खून चढ़ाता है। ठीक है, वो खून चढ़ाना बोलते हैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, खून पीना नहीं बोलते उसको। अब खून जो है वो हमारे बॉडी में ही बनता है। कहां पे बनता है सुनना बच्चा बहुत ध्यान से, ब्लड फॉर्मेशन कहां होता है, यानी कि ये जो 5 से 6 लीटर खून आया आपके बॉडी में, ये कहां पे बना है? तो बच्चा ब्लड बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो में। और बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, यानी कि ह्यूमन ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। मनुष्य के रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब पॉइंट ये आता है मैम, ये बोन मैरो क्या होती है? कभी आप सुना है फलाना इंसान का बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है? चलो हम बताएंगे आपको। सुनो बच्चा, इस तरीके से हमारे बॉडी में लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, और इन हड्डियों, लंबी लंबी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। कभी आपने हड्डी देखी है? देखोगे तो अंदर से तोड़ के देखना, खोखली होती है। और इन हड्डियों के बीच में इस तरीके से खाली जगह पड़ी हुई होती है, और इस खाली जगह को ही आप बोन मैरो कहते हो, इसी को आप अस्थि मज्जा कहते हो। और यहीं पे क्या बनता है? यहीं पे आपका खून बनता है, यहीं पे आपका
खून बनता है। अब आप कहोगे मैम ये खून बनता तो हड्डियों के बीच में है, हमें समझ में आ गया, बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, फिर ये हड्डियों से बाहर कैसे आता है? तो बच्चा हड्डियां होती हैं पोरस, ऐसे हड्डियों में पोर होते, छेद होते, ऐसे छेद होते हैं बच्चा, और इन्हीं छेदों से ऐसे बाहर निकल जाता है। फिर ये आपका ब्लड के अंदर जितने भी सारा पार्ट होता है, आरबीसी वगैरह, वो सब यहां से फिर बाहर निकल जाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन क्या कि ब्लड कहां बनता है, तो वहां पे ऑप्शन में रहता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। आप जानते हैं हमारा खून लाल कलर का होता है और वो आरबीसी की वजह से, तो याद रखना इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है वो कि रेड बोन मैरो में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। अब बच्चों आपने सुना होगा सलमान खान ने अपना बोन मैरो दिया था, एक बहुत ही प्री मैच्योर बेबी पैदा हो गई थी और उसका और सलमान खान का ब्लड ग्रुप मतलब मैच कर रहा था, इसलिए सलमान खान ने अपना बोन मैरो उसको दिया था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सलमान खान ने अपना हड्डी के बीच से बोन मैरो निकाल के दे दिया क्या? नहीं, बोन मैरो के अंदर यहां पे जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड के कंपोजिशन है, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, वो दिए थे यहां से निकाल के ऐसे, क्योंकि उस बच्ची के अंदर खून नहीं बन रहा था, वो प्री मैच्योर बेबी पैदा हो गई थी, तो ये चीज यहां से निकाल के उसकी बोन मैरो में डाल दी थी। अब ये थोड़ी है कि उसने अपनी हड्डी दे दिया, हड्डी के बीच का पार्ट दे दिया, तो जहां की हड्डी दी होगी फिर कैसे काम चलेगा सलमान खान का? तो ये चीज आप याद रखिएगा बच्चा, ठीक है, कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है बोन मैरो के अंदर जो पार्ट है जहां पे खून बन रहा है उस चीज को निकाल के दूसरे के बोन मैरो में डालते हैं, तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसको कहते हैं। ओके बच्चों सुनो मेरी बात, मैंने कहा ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में या अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो क्या होता है? जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी होती है उसी को बोन मैरो कहते हैं। अब बच्चा हाथ की हड्डी, कान की हड्डी बहुत छोटी छोटी होती है, अब जितनी हड्डी छोटी होगी उतना ही तो छोटा बोन मैरो होगा, और इन छोटी छोटी हड्डियों में खून नहीं बनता है। तो ऐसा कहा जाता है टोटल आपके बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, आप जानते हैं, तो 206 में से सिर्फ 160 से 170 ऐसी हड्डी होती है जिनमें अच्छे से बोन मैरो होता है और जिनमें अच्छे से खून बनता है। जैसे ये देखो लंबी है, जैसे ये देखो लंबी है, जैसे ये देखो लंबी है, जैसे जांग की हड्डी लंबी है, इनके अंदर आपका बोन मैरो लंबा होता है, तो यहां पे अच्छे से खून बन जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, हमारा जो खून है उसके पीएच का मान कितना होता है। अब पीएच का मतलब है हमारे खून के अंदर कौन से आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं या OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आप लोग बताओ ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन आप बताओगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है और सबने रट्टा लगा लिया होता है लूसेंट वगैरह से पढ़ के, है ना। जल्दी से बताइए कि हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। 7 होना चाहिए, 7 से नीचे होना चाहिए, 7.4 होना चाहिए, 7.8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मैम प्रैक्टिस कब करवाओगे? मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, आप टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चा, वहां पे आप टेस्ट लगाओगे। चलो फटाक से बताओ ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू, क्योंकि बच्चा गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर सब में ब्लड होता है और सबके ब्लड का पीएच वैल्यू अलग अलग होता है, तो हमें बाकी सबसे क्या लेना देना, किसी का भी कैसा भी हो, हमें बाकी सबसे नहीं मतलब। हाँ बच्चों में कहां बनता है अभी बताएंगे आपको, पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बता दो, उसका आंसर दे दो, फिर मैं बताऊंगी बच्चों में खून कहां बनता है। चलो सुनो, कोई बात नहीं आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 का मतलब है ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का मतलब होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, या हम लिखते हैं हमारा ब्लड एल्कलाइन नेचर का है। कैसे नेचर का? एल्कलाइन।
अब बच्चा एल्कलाइन का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जो पानी के अंदर घुल जाता है, जो पानी में सोल्यूबल हो जाता है उसको, और जो बेसिक नेचर का है उसको हम एल्कलाइन कहते हैं। जैसे आप एक कटोरी पानी लो, उसमें 2 बूंद खून की डालो, अच्छे से घुल जाएगा। आप नहीं बता पाओगे ये खून की बूंद है पानी की बूंद है। क्यों? क्योंकि हमारे खून का जो नेचर होता है वो कैसा, वो एल्कलाइन नेचर होता है। ठीक है। अब ब्लड का पीएच वैल्यू 7.412, तो 7.4 ही होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर आपके ब्लड का पीएच वैल्यू इससे कम हुआ और इससे ज्यादा हुआ, आपका खून खराब होना शुरू हो जाता, आपके खून में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। सुना होगा फलाना इंसान के खून का पानी बन गया, है ना। तो मैंने कहा ब्लड के पीएच वैल्यू ना तो कम इससे ना इससे ज्यादा। अब एक राहुल ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो इम्ब्रियो होता है उसमें खून कहां बनता है। राहुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, शाबाश, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, ये एग्जाम में भी आता है। जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, जब बच्चा इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो का मतलब है मां के पेट में है अभी, वैसे पेट में नहीं होता है बच्चा, वुम्ब में होता है, गर्भाशय में होता है, हम लोग बोल देते हैं पेट में होता है। जब बच्चा मां के वुम्ब में है, मां के गर्भाशय में है, तो उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और जब छोटी छोटी हड्डियां हैं, आपने देखे होंगे बच्चे की हड्डी कितना सा, बच्चा इतना सा तो खुद होता है, बच्चा पैदा होता है तब तो, है ना। तो बच्चा क्या होता है, उस बच्चे के अंदर प्रॉपर तरीके से बोन मैरो नहीं बना हुआ होता है, तो उस समय उसके बॉडी में खून कहां बनता है, तो आप बताओगे उसके लीवर में बनता है, उसके यकृत में बनता है। और ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ब्लड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में बच्चे के अंदर खून कहां बनता है, तो आपको बताना है लीवर। और बच्चा कभी कभी आपको ऑप्शन में स्प्लीन भी मिल सकता है। स्प्लीन भी एक ऑर्गन होता है जिसको प्लीहा कहा जाता है, इसमें भी बन सकता है। मैंने कहा इसमें भी, यानी कि जनरली किसमें बनता है, लीवर में ही बनता है। हमेशा वैसे ऑप्शन लीवर ही आता है, स्प्लीन नहीं आता है, लेकिन आपको तो हर तरीके से श्योर होके चलना पड़ेगा ना। तो बच्चा, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, मां के गर्भाशय में होता है, तब उसमें लीवर में खून बनता है। फिर उस बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे उसकी हड्डियां लंबी होती हैं, हड्डियां बड़ी होती हैं, तो उसका बोन मैरो बड़ा होता है, और उसमें धीरे 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 खून कहां पे, उसकी बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपने क्या पढ़ा आज? आज आपने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। सर्कुलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने पहला ह्यूमन ब्लड स्टार्ट किया। ब्लड क्या होता है, कितना होता है, इतनी बात हमने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे कि ब्लड का कलर कैसे, सारी बातें पढ़ाऊंगी मैं। आप लोगों के मन में जितने भी डाउट है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे आपके, ये सब खत्म हो जाएंगे आपके। ये वाला क्वेश्चन है बीपीएससी का, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर में मिला होगा आपको, ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। कल हम ब्लड के कंपोनेंट्स भी स्टार्ट कर देंगे, आई थिंक प्लाज्मा भी पढ़ जाएंगे हम। आपने सुना था ना कोविड के समय प्लाज्मा डोनर चाहिए, हर कोई स्टेटस लगा रहा था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए प्लाज्मा डोनर। कल बताएंगे हम ये प्लाज्मा क्या होता है, और कोरोना के समय क्यों आप प्लाज्मा डोनर को ढूंढ रहे थे, ये हम कल बात करेंगे। अच्छा, सुधा कह रहे हैं मैम मैंने आपके पुराने सारे देख लिए हैं, अब जाके मैं आपके बराबर आया हूं, बहुत बढ़िया। 9 महीने के बाद उसके बोन मैरो में बनता है बच्चा ब्लड। हाँ जी, गौरव कह रहे मेरा कमेंट नहीं आता। गौरव कमेंट सबके आते हैं, बस इतना सा फर्क है कि आपका कमेंट आपको और मुझे ही दिखता है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिखता है। चलिए, अब मेरे सीए का फोन आ रहा है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर।